हेलो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत। और भारत के किसी भी बच्चे से पूछ दो मध्य प्रदेश कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, बिहार कहाँ है, यूपी कहाँ है, वो बता देगा। वो भारत के मेनलैंड इंडिया के भाषा, सिचुएशन, परिस्थिति सबसे अवगत होगा। और नॉर्थ ईस्ट के लोग भी भारत के परिस्थितियों से अवगत रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब उसी बच्चे से या फिर उसी मेनलैंड इंडिया के किसी व्यक्ति से पूछोगे कि नागालैंड में क्या सिचुएशन हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, वो बात नहीं करेगा, क्योंकि वो इन राज्यों को सिर्फ एक कलेक्टिव टर्म से जानता है और वो है नॉर्थ ईस्ट। जब भी भारत का अखंड मैप बनाना होता है, हम उस नॉर्थ ईस्ट को भारत के मैप में शामिल कर तो लेते हैं, लेकिन दिल में जगह नहीं दे पाते। और जिस नॉर्थ ईस्ट को आप इतना छोटा समझ रहे हैं, वो इतना छोटा नहीं, वो इतना बड़ा है। आज इस नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आया हुआ है। देखो, पहले ये जो आसाम है, इस आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी में बारिश होने की वजह से पानी भर जाता है और इसकी वजह से थोड़ा बहुत बाढ़ आता है, आसाम में बाढ़ आता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि नागालैंड जैसे जगहों में, इस वाले इलाके में बहुत ज्यादा बाढ़ आई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिस बारिश की वजह से ये वाले एरिया जो बाढ़ पीड़ित होते थे हमेशा, लेकिन इस बार ये वाला रीजन भी बाढ़ से बहुत प्रभावित हुआ है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है। 434% ज्यादा बारिश हुई है। 2 महीने की बारिश एक दिन में हो गई है। और इसी वजह से इतिहास में पहली बार आसाम में इतना बड़ा फ्लड आया है कि 70 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और हजारों की संख्या में लोग शिविर में रह रहे हैं। हम उस नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। भले ही आज इस वीडियो के ऊपर में व्यूज आए ना आए, लोग चर्चा करे ना करे, लेकिन मैं चर्चा करूंगा। मैं जब भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करता हूं तो भारत उसको नॉर्थ ईस्ट नहीं, 7 सिस्टर्स मानता है। रक्षाबंधन का टाइम आ ही रहा है। भाई को अपनी बहन की जिम्मेदारियों, भाई को अपनी बहन की रक्षा करने के लिए आनी ही पड़ती है। और जब हमारे 7 सिस्टर्स को, मेनलैंड इंडिया भारत को, उन 28 भाइयों की जरूरत पड़ रही है, उन 21 भाइयों की जरूरत पड़ रही है, तो फिर मेनलैंड इंडिया के लोगों को भी अपने 7 सिस्टर्स के बचाव में आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उन सभी लोगों को कि आप लोग, आसाम के लोग, आप लोग अकेले नहीं हैं जो इस सिचुएशन में हैं। हम सब भारतीय आपके साथ हैं, चाहे वो पैसे से लेकर के हो, चाहे वो टाइम देने से हो, चाहे वो अवेयरनेस क्रिएट करने से हो। किसी भी तरीके से भारतीयों को अगर वो आसाम के फ्लड में किसी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं तो वो दीजिए, क्योंकि आज आपके 7 सिस्टर्स को आपकी जरूरत है। उसके बाद इसके बारे में ग्लोबल मीडिया बात कर रही है, लेकिन नेशनल मीडिया उस तरीके से कवरेज नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं कि जो आसाम, ये एनडीटीवी का रिपोर्ट है, और उसके बाद ये द हिंदू में जो सरकार है उसको भी ऑपोजिशन घेरने की कोशिश कर रही है। जो अमित शाह जी हमेशा कहा करते थे कि 5 साल हमें दीजिए और हम आसाम को बाढ़ पीड़ित होने का जो राज्य है उससे, उसको, उस स्टेटस से उसको बाहर निकाल देंगे, लेकिन वो अब बाहर नहीं निकाल पाए हैं। तो इसके ऊपर में क्वेश्चन किया जा रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट, जो आसाम इतना ब्यूटीफुल हुआ करता था कि हम उसको अपने लैपटॉप के मतलब होम पेज पे रखते थे, वॉलपेपर बना के रखते थे। मैं अपने हर दोस्तों को अक्सर कहा करता था कि अगर मैं ना दिखूं तुम्हें, अगर मैं गायब हो जाऊं, तो या तो तुम मुझे उत्तराखंड या फिर नॉर्थ ईस्ट में ढूंढना। ये नॉर्थ ईस्ट कुछ हद तक ऐसा ही था, ऐसा ही है। हम हमेशा नॉर्थ ईस्ट जाने की बात करते हैं। आसाम इतना ही ब्यूटीफुल है मेरे दोस्तों। आसाम में कई तरह की जो कल्चर है उसको फॉलो किया जाता है। और आज ये आसाम जो पहले इतना सुंदर हुआ करता था, वो आज ऐसा दिख रहा है। कई सारे लोगों के घर बह चुके हैं। कई लोग अपनी जरूरत की चीजें, डेली रूटीन का काम नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई सारे लोगों ने अपने मवेशियों को खो दिए हैं। कई सारे लोगों ने अपने ही लोगों को खो दिया है। कई सारे लोगों ने अपने घर को, अपने कार को, अपने सामान को, अपनी डेली ज़रूरत की चीज़ों को, सब तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लोग
प्रभावित हैं, आसाम के लोग प्रभावित हैं, और इस आसाम के लोगों को प्रभावित करने वाला ये बाढ़ आज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी में सलमान खान जी के द्वारा भी कंट्रीब्यूशन किया गया है, और आप देख सकते हैं आसाम फ्लड को लेके उन्होंने जो भी कर सकते थे वो उन्होंने किया है। क्या इतना आसान होता है डोनेशन देना? क्या इतना आसान होता है कंट्रीब्यूट करना? तो देखते हैं एक बार। देखो, हाउ कैन आई डोनेट टू आसाम फ्लड, मैंने यहां पर लिखा है। आप सब लोग भी गवर्नमेंट चैनल से भी आप पैसा दे सकते हैं, आसाम सरकार को भी पैसा दे सकते हैं, क्राई चाइल्ड राइट्स को भी दे सकते हैं, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं उनको भी दे सकते हैं, अक्षय पात्र इनको भी आप डोनेट कर सकते हैं। जिस तरीके का भी आप डोनेशन करना चाहें आप डोनेट यहां पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं इतना आसान है या नहीं है, कि इसमें टाइम लग रहा है, ये मैं घर जाके करूंगा, बट मैं करूंगा, आप लोग भी कीजिए और आसाम को इस प्रॉब्लम से बचाइए। नाउ अगर हम बात करें कि आसाम में इतनी प्रॉब्लम है क्यों, तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि ये जो आसाम में रेगुलर लेवल पे बाढ़ आता है उस बाढ़ से डिफरेंट है। अभी तक 68 लोगों की जान जा चुकी है, मतलब करीब 5 लाख के करीब लोग प्रभावित हैं, 28,000 से ज्यादा लोग शिविर में हैं। सोचो, हजारों लोग शिविर में एक टेंट में रह रहे हैं। 37,000 हेक्टेयर की जमीन डूब चुकी है। 37,000 से ज्यादा हेक्टेयर की जमीनें डूब चुकी है। उसके बाद जो जिसमें लोग एग्रीकल्चर करते थे, जो 6 जिले हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, नगांव और कामरूप। और ये वैसे ही इलाके हैं जो मैंने आपको बोला कि जहां पर बाढ़ नहीं आते थे वहां पर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है कि मान लो कि आपके घर के सामने में नाला है, अगर इसको एक लेमैन टर्म में समझे, नाले में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी मिट्टी जमी हुई है, गाद जमी हुई है, कचरा जमा हुआ है, और उसके बाद बारिश हो जाती है, वो बारिश का पानी वो नाला एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो क्या होगा? वो पानी ओवरफ्लो होगा और वो लोगों के घरों में जाएगा। इससे कहीं ज्यादा भीषण चीज जो है वो आसाम में हो रहा है। आसाम में जो एक प्रमुख नदी बह रही है वो चाइना से होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए आसाम में गुजरती है, और आसाम में इस नदी के बहुत सारे ट्रिब्यूटरी भी हैं, जैसे सुबानसिरी, भरत, कोलोंग, धनंसरी, बूढ़ी दिमाग, बहुत सारे रिवर्स हैं। अब इसमें क्या हो गया है कि हिमालय का बर्फ पिघल रहा है, तिब्बत की बारिश हो रही है, अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ी है वहां से जो पानी है वो बह करके आ रहा है। तो जितना भी यहां पर ज्यादा आप पानी का लेवल देख सकते हैं वो हर तरीके से यहां पर बढ़ रहा है। इसके बाद हर साल बाढ़ क्यों आता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, जैसे पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है कि हमने जो 3 मतलब इंडस रिवर सिस्टम है उसके ऊपर में हमने उनके साथ एक इंडस मतलब एक पैक्ट साइन किया था, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम आपको इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। ये पूरा पैक्ट में है, एग्रीमेंट में है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी चाइना से आती है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी को लेकर के चाइना के साथ हमने कोई भी डील नहीं साइन की है। और इस वजह से किस तरीके का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके का डेटा जो हमें मिलना चाहिए जिससे हम प्रिपेयर कर सके, रेडी रख सके अपने लोगों को आने वाले बाढ़ से, वो हम कर नहीं पाते। चाइना हालांकि डेटा शेयर करती है, लेकिन ये हमारा राइट नहीं है कि हम उनसे डेटा ले सके, प्रेशर बना सके। और आसाम एक बहुत बड़ा मैदान भी है, जब बारिश ओवरफ्लो होता है तो ये हर जगह बहता है। ब्रह्मपुत्रा की बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं, सुबानसिरी, मानस, धनंसरी। और इस बार जो नागालैंड में इतना बारिश हुआ है तो ब्रह्मपुत्रा में जो पानी ओवरफ्लो होना तो वो तो उसका इंपैक्ट तो हुआ ही है, लेकिन इन ट्रिब्यूटरी में भी एक एक्सेस से ज्यादा पानी आ चुकी है। इसके पीछे का जो कारण है वो क्या कारण देंगे? तो कारण तो अब देखो, सरकार की जिम्मेदारी तो जो भी है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से पहले जब मतलब अभी के टाइम पर क्या हो रहा है कि पहले भी बाढ़ आती थी, लेकिन बाढ़ से उतने लोग प्रभावित नहीं होते। अब भी बाढ़ आती है, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं।
इसीलिए क्योंकि इस बार अब बाढ़ का इंटेंसिटी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 2 दिन में पूरे महीने जितनी बारिश यहां पर हो जाती है, इसी को हम कहते हैं एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट। और इसी की वजह से इस तरह की सिचुएशन आसाम में आती है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है वो 37,000 हेक्टेयर से अधिक खेत, जहां पर लोग एग्रीकल्चर करते थे, जो भी किसान इस भूमि से अपने जीवन यापन करते थे, उन लोगों को बहुत झेलना पड़ेगा। 26,000 से ज्यादा पशु बह गए हैं। कई हजारों लोग जो हैं वो अपने पशुओं को खो चुके, जो उनके रोजी रोटी का मतलब एक तरीके से ये था, सपोर्ट सिस्टम था। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी क्या ही करेंगे जाके। आम लोगों के लिए सड़क टूटी हुई है, बिजली नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है। मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो लोग अपने बच्चों को उठा करके यहाँ तक पानी है वो एनडीआरएफ टीम को भेज रहे हैं, दे रहे हैं। एनडीआरएफ टीम भी लगातार मेहनत कर रही है। ऊपर से कई लोगों को जब खाना फेंका जा रहा है तो इतना पानी लबालब भरा हुआ है कि लोगों को उस पानी के अंदर जा करके उस खाने को लेके आना पड़ता है, जो खाना पूरी तरीके से गीला, मैला और पॉल्यूटेड हो जाता है। इतना ज्यादा बारिश मतलब हो रहा है। 90 शिविर बनाए गए, 54 राहत वितरण केंद्र बनाए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, सब लोग इस काम में जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ बारिश की वजह से नहीं हो रहा है, बारिश पहले भी हुआ करती थी, अब ज्यादा बारिश होती है। दिक्कत इस बात की है कि नदी में सिल्ट, जो गाद होता है, वो बढ़ गया है। और ये हमें करना चाहिए। जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो 3-4 स्टेप होता है, उस 3-4 स्टेप में को हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसमें अगर हम कर रहे होते, प्रिपेयर्ड हो रहे होते, तो इस गाद को कम कर रहे होते। जो बाढ़ मैदानों पर अतिक्रमण हो गया है, मतलब अब बोला जाता है ना कि ये अगर रिवर है और ये अगर रिवर का बेसिन है, जब हमें पता चलता है कि रिवर अगर ओवरफ्लो होगा तो इस रीजन में भी जा सकता है, तो इस रीजन में किसी को नो गो जोन है, मतलब इसमें आप सटल नहीं हो सकते। लेकिन अतिक्रमण इतना बढ़ गया है कि इस रीजन में भी लोग सटल हो रहे हैं। तो जब बाढ़ का पानी जा रहा है तो यहाँ के लोग भी प्रभावित होंगे। तो इन लोगों को सरकार को ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। कमजोर जल निकासी है, हमने डैम उस तरीके से नहीं बनाया है, हमने उस पानी को आसाम से बाहर निकालने के लिए कोई इस तरीके का मैकेनिज्म हमने तैयार नहीं किया है। सरकार के द्वारा कहा तो गया है कि हम ऐसा बना देंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे ये अभी तक बताया नहीं गया। अनियोजित विकास और डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। एक एनवायरमेंट में एक टर्म है कि हमें जब भी डेवलपमेंट करना होता है, जब भी नर्चर करना होता है अपने समाज का, अपने देश का, तो हम नेचर के विरोध में चले जाते हैं। हम नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट शुरू कर देते हैं। लेकिन अक्सर होना क्या चाहिए, हमें लगता है कि अगर नर्चर करेंगे तो नेचर को प्रोटेक्ट नहीं रख पाएंगे। लेकिन हमें करना क्या है, हमें इस वर्सेस को हटा के विथ करना है कि हमें नर्चर तो करना है लेकिन नेचर के साथ नर्चर करना है। और ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी। और लास्ट में मैं एक बात यही बोलूंगा कि गाइज, दे आर वेरी स्वीट, दे आर वेरी क्यूट। वो लोग बहुत क्यूट हैं, प्लीज उनकी हेल्प कीजिए, इस बारे में बात कीजिए। डोनेट कर सकते हैं तो कीजिए, किसी भी तरीके से अगर आप कंट्रीब्यूट डाल सकते हैं आसाम के लोगों के लिए तो वो दीजिए, क्योंकि आज आसाम के लोगों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है। कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सॉलिडैरिटी दिखाइए, लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, अपने दोस्तों, अपने यारों, अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को पहुंचाइए। जितने लोग ज्यादा हेल्प करने के लिए आएंगे उतनी कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आसाम को। और परेशानी का सामना तो वो लोग कर ही रहे हैं, कम से कम हम ये तो दिखा सकते हैं कि उनके परेशानी में हम साथ हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं था आपके साथ प्रशांत झा, मैं आपसे मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। जय आसाम, जय हिंद।